नमस्कार दोस्तों, मैं पोकर राम बमणिया और आप देख रहे हैं बमणिया बायोलॉजी एंड न्यूज़। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं और आज हम इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर माध्यमिक परीक्षा 2023 के विज्ञान विषय के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। चूँकि विज्ञान का जो यह पेपर है ये 3-4 दिन पहले संपन्न हो चुका है। पेपर की यदि मैं बात करूं तो यह पेपर ज़्यादा कठिन भी नहीं है और ज़्यादा सरल भी नहीं है, दोनों का मिला जुला स्वरूप है। तो आपने अच्छे से पेपर किया है, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपने अच्छा पेपर किया होगा और आप का जो परीक्षा परिणाम है, आपका जो रिजल्ट है वो बहुत ही शानदार रहने वाला है। मैं आप सभी को इस विज्ञान के अच्छे रिजल्ट की अग्रिम बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। तो देखिए, हम बात करते हैं इस प्रश्न पत्र के बारे में। तो कुछ जो निर्देश दे रखे हैं पेपर के ऊपर, सबसे पहले जो निर्देश दिए गए हैं, देखिए उसमें लिखा है कि जैसे ही आपको पेपर दिया जाता है, सबसे पहले आपको पेपर के ऊपर रोल नंबर लिखने होते हैं। उसके बाद दूसरा बिंदु ये लिखा होता है कि सभी प्रश्न हल करना जरूरी है, अनिवार्य है। तो आपने सभी प्रश्न हल किए होंगे और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर इसमें लिखा है, उत्तर पुस्तिका में ही लिखें, पेपर के ऊपर कुछ नहीं लिखने का है। और जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड दे रखे हैं उन सभी के प्रश्न भी एक साथ लिखने हैं, ऐसे भी निर्देश बोर्ड के द्वारा आपको दिए गए थे। और यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि है, विरोधाभास की स्थिति बनती है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रश्न दे रखा है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो हिंदी लैंग्वेज है वो मान्य होगी। और अंत में ये भी दे रखा है कि प्रश्न 21 से लेकर जो 23 प्रश्न है उसमें आंतरिक विकल्प वाले प्रश्न भी दे रखे हैं, मतलब अथवा में दे रखे हैं। आपको जो 2 पार्ट दे रखे हैं, या तो फर्स्ट पार्ट करना है या फिर सेकंड पार्ट को अटेंड करना है। अब हम बात करते हैं जो पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसके अंदर पूछे गए हैं, तो हम 1 बाय 1 इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मतलब अ, ब, स, द 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से जो सही हो वो आपको कोष्टक के अंदर लिखना है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, वृद्धि का संदमन करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो वृद्धि का संदमन करने वाले हार्मोन का उदाहरण, तो ये पहला प्रश्न है, पहले का पहला है, वृद्धि का संदमन करने वाले हार्मोन का उदाहरण है। तो इसका उदाहरण है स, और स में क्या दिया है? एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल, जिसे शॉर्ट में ABA कहा जाता है। यह वृद्धि को संदमित करने वाला या वृद्धि को कम करने वाला या रोकने वाला हार्मोन्स है। नेक्स्ट है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की संस्थिति एवं संतुलन के लिए उत्तरदायी है? तो दूसरा जो प्रश्न है इसका उत्तर है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की संस्थिति और संतुलन के लिए उत्तरदायी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा स, इसका भी उत्तर स है, अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, जिसको अंग्रेजी में सेरेबेलम कहा जाता है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेरेबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y, जीनस रचना का बाह्य लक्षण क्या होगा? मतलब उसका फिनोटाइप क्या होगा? तो तीसरा जो प्रश्न है इसका जो उत्तर है वो भी है स। प्रश्न संख्या 3, इसका उत्तर भी है स, गोल पीला, गोल और पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है। तो जो भी ऑप्शन दे रखे हैं इसमें सबसे पहला अ, इसका उदाहरण है पवन ऊर्जा। प्रश्न 4, इसका उत्तर है अ, और दे रखा है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा
इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना है। राजस्थान के अंदर जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना है, इसका उदाहरण है अ देरकाय खादीन, या इसको खड़ीन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में कोण x का मान होगा। चित्र दे रखा है, उसमें आपतित किरण, परावर्तित किरण, मतलब यहाँ पर परावर्तन हो रहा है, बीच में अभिलंब है, तो जो आपतन कोण है वो 30 डिग्री दे रखा है, तो x का जो मान होगा वो भी 30 डिग्री ही होगा। इसका उत्तर है द। पहले का छठा प्रश्न है, उत्तर है द। कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है वो है 7वां जो प्रश्न है, उसमें दे रखा है परितारिका की पेशियां नियंत्रित करती है। जो आइरिस है वो किसको नियंत्रित करती है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स, पुतली का आकार। उत्तर क्या हो जाएगा? स। स का मतलब पुतली का आकार। पुतली का आकार, जो आइरिस है वो पुतली के आकार को कंट्रोल करती है या उसको नियंत्रित करने का कार्य करती है। नेक्स्ट पहले का जो 8वां है, 7 के बाद में पहले का 8वां प्रश्न, KWH किस भौतिक राशि का मात्रक है? KWH का मतलब होता है किलोवाट घंटा। किसका मात्रक है? इसमें उत्तर हो जाएगा ब, विद्युत ऊर्जा। उत्तर क्या हो जाएगा? ब। उत्तर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, ओम के नियम से संबंधित दिए गए विद्युत परिपथ में युक्ति y को पहचानिए, मतलब y की पहचान करनी है। चित्र बना रखा है, इसमें जो y है ये इसका ऑप्शन जो राइट आंसर वो हो जाएगा द, अमीटर। 9th द, अमीटर। देखिए यहाँ पर समझने की जरूरत भी है, अमीटर ही क्यों होगा? तो अमीटर होने का कारण क्या है? अमीटर श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। श्रेणी क्रम, अमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। आप देखोगे तो इसमें जो प्रतिरोध है इसके समांतर क्रम में भी एक जो युक्ति है वो लगी हुई है, तो वो है वोल्ट मीटर। तो ये वाई क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा अमीटर, और आपका उत्तर राइट हो जाएगा द। उसके बाद में 10वां प्रश्न है, वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की प्रक्रिया है। वायुमंडल के अंदर चांदी के ऊपर जो काले रंग की परत चढ़ती है वो किसका उदाहरण है? तो ये जो प्रक्रिया है वो है संक्षारण, ब। उत्तर हो जाएगा ब, संक्षारण। संक्षारण या ब। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एल्यूमिनियम, आयरन तथा जिंक की अभिक्रियाशीलता का सही बढ़ता क्रम है। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक की अभिक्रियाशीलता का सही बढ़ता क्रम है। देखिए पहले पार्ट के अंदर भी दे रखा है और धातु अधातु वाले पार्ट में दे रखा है सक्रियता श्रेणी। यदि हम सक्रियता श्रेणी की बात करते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार की जो धातु है इनको क्रियाशीलता के आधार पर, घटती क्रियाशीलता के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। तो यदि हम उस सक्रियता श्रेणी को देखते हैं तो उसमें उस आधार पर इसका जो उत्तर है वो है, देखिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अ। उत्तर हो जाएगा अ। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक की अभिक्रियाशीलता का बढ़ता क्रम है, तो आयरन, जिंक और एल्यूमिनियम, ये इसका उत्तर हो जाएगा 11th का अ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पहले का 12वां है, इसके अंदर अभिक्रिया दे रखी है CH3COOH एसिटिक अम्ल की क्रिया जब एथेनॉल के साथ की जाती है तो जल का निर्माण होता है, साथ में एक यौगिक बनता है A। तो A यौगिक है वो कौन सा होगा? तो A इसका उदाहरण है द। उदाहरण क्या हो जाएगा? द हो जाएगा, और हो जाएगा CH3COO CH3
CH2CH3। तो इस अभिक्रिया के दौरान जो A है वो हो जाएगा उत्तर हो जाएगा इसका CH3COO CH2CH3। इस तरह से जो पहला प्रश्न है इसके अंदर जो ऑप्शन दे रखे हैं, जो MCQs है 12 प्रश्न है, 12 प्रश्न के अंदर इस प्रकार से इनका आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 2, दूसरा जो प्रश्न है उसमें दे रखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली जगह भरने हैं या रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला प्रश्न, दूसरे का पहला, लार में एक एंजाइम होता है, इसे लारीय खाली जगह कहा जाता है। तो इसका उदाहरण है एमाइलेज। क्या नाम हो जाएगा? एमाइलेज। नेक्स्ट, दूसरे का दूसरा, कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं। तो खाली स्थान में आ जाएगा समान। तीसरा रिक्त स्थान है पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होते हैं। ऐसे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम के द्वारा अपघटित होते हैं कहलाते हैं। तो इनको जैव निम्नीकरणीय कहा जाता है। जैव निम्नीकरणीय, ऐसे पदार्थ जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है चुंबक के सजातीय ध्रुवों में परस्पर होता है। चुंबक के सजातीय ध्रुवों में परस्पर, जो एक जैसे ध्रुव है तो उनमें क्या होगा? प्रतिकर्षण होता है। सजातीय ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण, सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। नेक्स्ट, दूसरे का पांचवा, सिरका में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम लिखिए। तो सिरके के अंदर कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है? एसिटिक अम्ल, CH3COOH, एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट, छठा है आधुनिक आवर्त सारणी। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसके तीसरे आवर्त में उपस्थित तत्वों की संख्या। तीसरा जो आवर्त है, पहला आवर्त हाइड्रोजन हीलियम, दूसरा लिथियम बेरिलियम से 10 नंबर तक नियॉन, उसके बाद सोडियम से। तो इस तरह से हो जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में उपस्थित तत्वों की संख्या कितनी है? 8। आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में कितनी संख्या हो जाएगी? 8। उसके बाद तीसरा प्रश्न, तीसरे का पहला, तीसरे का जो पहला प्रश्न है वो है हार्मोन की क्रिया को कौन सी क्रिया विधि नियंत्रित करती है। देखिए, हार्मोन की जो क्रिया होती है उसको नियंत्रित करने वाली क्रिया विधि है, उसको कहा जाता है पुनर्भरण। पुनर्भरण क्रिया विधि, पुनर्भरण क्रिया विधि। पुनर्भरण का मतलब है कोई हार्मोन्स है उसकी मात्रा जैसे शरीर में ज़्यादा हो गई तो उसको कम किया जाएगा, यदि कम है तो उसकी मात्रा को बढ़ाया जाएगा। इसको यदि कम है तो उसको बढ़ाया जाएगा, ज़्यादा है तो उसको कम किया जाएगा। जैसे इंसुलिन हार्मोन की मात्रा बढ़ गई तो ग्लूकागॉन का स्त्रवण होगा जिससे इसकी मात्रा कम हो जाएगी। तो इस तरह से इसको धनात्मक ऋणात्मक फीडबैक क्रिया विधि भी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है बहुखंडन प्रदर्शित करने वाले एक जीव का नाम लिखिए। तो दूसरे का उत्तर हो जाएगा, बहुखंडन में आता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। तीसरे का तीसरा है जीवाश्मी ईंधन के उपयोग से होने वाली एक हानि लिखिए। तो जीवाश्मी ईंधन है, इनका उपयोग करेंगे तो क्या हानि होती है? वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। इसके अलावा सल्फर, नाइट्रोजन ये भी बढ़ेंगे जिससे अम्लीय वर्षा भी होगी। तो अम्लीय वर्षा, ये जीवाश्मी ईंधनों का अधिक उपयोग से होने वाली हानि है। नेक्स्ट दे रखा है पारितंत्र के अजैव घटक का एक उदाहरण दीजिए। तीसरे का चौथा, अजैव घटक। पारितंत्र में जैविक घटक अजैविक घटक होते हैं। तो जो अजैविक घटक है
इसके अंदर आता है जैसे पानी है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मिट्टी है, ताप है, आपने इनमें से कोई भी एक लिखा है तो भी आपका उत्तर सही है। नेक्स्ट दे रखा है तीसरे का 5वां, दो भौतिक राशियां P बराबर 5 ओम और Q बराबर 8 गुणा 10 की घात -4 ओम, ये जो चालक है इनकी लंबाई यदि आधी कर दी जाए तो इनके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, यदि लंबाई आधी कर दी जाए तो प्रतिरोध समानुपाती होता है N। यदि इसकी लंबाई, चालकों की लंबाई आधी कर दी जाए तो प्रतिरोध आधे हो जाएंगे। ध्यान रखना है, प्रतिरोध आधे हो जाएंगे, प्रतिरोध आधा हो जाएगा। यदि लंबाई आधी कर दी जाएगी तो प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है तीसरे का 6ठा, इसमें लिखा है दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। तो देखिए, दो चुंबकीय रेखाएं, एक ये है और दूसरी ये है। मान लो यदि इस तरह से ये यहां पर प्रतिच्छेद करती है तो यहां पर यदि हम दिक् सूचक को ले जाते हैं, दिक् सूचक को ले जाते हैं तो यहां पर एक बिंदु के ऊपर इनकी जो दिशा होती है वो अलग अलग संभव नहीं है। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये जो रेखाएं होती है ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। मान लिया हमने कि यहाँ ये प्रतिच्छेदित करती है तो दिक् सूचक के द्वारा यदि हम इसकी दिशा बताते हैं तो एक बिंदु पर, जैसे एक बिंदु ये है, इस जगह दो दिशाएं संभव नहीं होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। नेक्स्ट तीसरे का 7वां, तीसरे का 7वां, देखिए इसमें दिया है किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के भीतर एवं उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए चित्र बनाइए। तो देखिए इसमें परिनालिका के बारे में दिया है, तो इस तरह से परिनालिका होती है और इसको इस तरह से इस सेल के द्वारा जोड़ दिया, ये प्लस है ये माइनस है, इस तरह से इसमें धारा बहेगी। धारा का प्रवाह इस प्रकार होगा। जब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो इसमें चुंबकीय बल रेखाएं प्रदर्शित होगी। इस तरह से चुंबकीय बल रेखाएं प्रदर्शित होगी। ये ध्रुव होगा S, ये होगा N। इस तरह से है वो चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है। तो ये चुंबकीय बल रेखाएं इस तरह से आएगी। इस प्रकार इस तरह से ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरे का 8वां, उदासीनीकरण अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। उदासीनीकरण किसे कहते हैं? तो देखिए, उदासीनीकरण के बारे में बात करें तो अम्ल और क्षार आपस में क्रिया कर लवण और जल बनाए तो इसे उदासीनीकरण कहते हैं। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। लवण और जल बनाते हैं। लवण और जल बनाते हैं। इस क्रिया को उदासीनीकरण कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा हो गई। अब यदि हम उदाहरण भी देना चाहें तो देखिए HCl अम्ल है, NaOH ये क्या है? क्षार है। तो क्या बन जाएगा? लवण NaCl।
NaCl और H2O। यह क्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। तीसरे का 9वां आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त नियम, देखिए यहां पर यह नहीं लिखा है कि आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया था, लेकिन आपको याद है तो आप लिख सकते हो किसने दिया था, मोजले नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अब ये आधुनिक आवर्त नियम क्या है, तो इसमें नियम यह है कि तत्वों के जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं, तत्वों के रासायनिक गुणधर्म, उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के रासायनिक गुणधर्म परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। देखिए अगला प्रश्न है CuO की क्रिया हाइड्रोजन से होती है तो Cu + H2O का निर्माण होता है, तो इस क्रिया में अपचयित होने वाले अभिकारक का नाम लिखिए। तीसरे का 10वां अपचयित होने वाले अभिकारक का नाम है CuO, कॉपर ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है 11th प्रश्न है आयोडीन, हीरा और सोडियम में सबसे कठोर पदार्थ का नाम लिखिए। अब यहाँ पर दिया है आयोडीन, हीरा और सोडियम, इसमें सबसे कठोर कौन सा है, तो प्रकृति के अंदर सबसे अधिक कठोर जो पदार्थ होता है वो हीरा होता है, जो कि इसमें दे रखा है। तो उदाहरण क्या हो जाएगा, उत्तर इसका हो जाएगा हीरा। मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का चित्र बनाइए। अगला प्रश्न है मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो देखिए ये कार्बन, मीथेन का मतलब CH4 कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। कार्बन के इलेक्ट्रॉन ये 4, हाइड्रोजन का एक इसका, एक इसका, एक इसका और एक इसका। ये हाइड्रोजन का बाहरी कोश पूरा, इस हाइड्रोजन का, ये इस हाइड्रोजन का और ये इस हाइड्रोजन का। अब कार्बन को अपना अष्टक पूरा करना है तो देखो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा। इसको मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहा जाता है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न कंप्लीट होता है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 लिखा है जैव प्रक्रम को परिभाषित कीजिए। जैव प्रक्रम एक जीव को जीवित रहने के लिए उसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो तंत्र काम करते हैं, विभिन्न प्रकार के जो सिस्टम काम करते हैं, इन सब को मिलाकर हम जैव प्रक्रम के नाम से जानते हैं। देखिए छोटे प्रश्न हमने कंप्लीट बोर्ड के ऊपर करने का प्रयास किया, अब थोड़े बड़े प्रश्न हैं वो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जैव प्रक्रम की परिभाषा हो जाएगी एक जीव को जीवित रहने के लिए उसके शरीर में होने वाले समस्त प्रकार के प्रक्रम को मिलाकर जैव प्रक्रम कहा जाता है। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न में एक लिंगी पुष्प को परिभाषित कीजिए और इसके 2 उदाहरण दीजिए। एक लिंगी पुष्प, एक लिंगी पुष्प का मतलब है ऐसा पौधा जिसमें ऐसे पुष्प पाए जाते हैं जिसमें एक ही लिंग हो। एक लिंग का मतलब है उसमें पुष्प है, पुष्प के अंदर केवल नर जननांग है, दूसरा पुष्प है तो उसके अंदर केवल मादा जननांग है। तो एक ऐसा पौधा जिसमें ऐसे पुष्प पाए जाते हैं जिसमें एक ही लिंग पाया जाता है उसको एक लिंगी कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखो इसके उदाहरण हैं पपीता, तरबूज और खजूर। ये ऐसे पौधे हैं जिनमें नर पौधा अलग होगा, मादा पौधा अलग होता है। कहने का मतलब एक पुष्प के अंदर दोनों प्रकार के जनन अंग
नहीं पाए जाते हैं। एक पुष्प है, उसके अंदर या तो नर जनन अंग है या फिर मादा जनन अंग है। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, वर्तिकाग्र पर परागकणों के अंकुरण का नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न संख्या 6, वर्तिकाग्र। देखिए ये पौधा है, पौधे का जो मादा जनन भाग है, ये भाग है, इसको वर्तिकाग्र कहते हैं, इसको वर्तिका कहा जाता है। और ये फूला हुआ जो भाग है, इसको अंडाशय कहा जाता है। यहाँ पर कोई परागकण गिरता है तो इससे एक पराग नली का निर्माण होता है। यहाँ पर बीच में भ्रूण कोश पाया जाता है, इस तरह की संरचना होती है। यहाँ से एक पराग नली का निर्माण होता है, पराग कणों में अंकुरण होता है, पराग कण में अंकुरण होने से एक पराग नली का निर्माण होता है जो कि भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करती है। भ्रूण कोश के अंदर नीचे की ओर 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, ऊपर की ओर 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है और बीच में द्वितीय केंद्रक पाया जाता है। तो इसको वर्तिकाग्र कहा जाता है। ये वर्तिका है, फूला हुआ भाग अंडाशय है, यहाँ पर बीच में ये क्या बन गई, पराग नलिका का निर्माण होता है और ये है भ्रूण कोश। ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नामांकित कीजिए, चित्र बनाइए। और ज़्यादा लिखना चाहें तो यहाँ पर नीचे की ओर 3 कोशिकाएं पाई जाती है, इसको अंड उपकरण कहा जाता है। ऊपर की ओर 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, इनको प्रतिमुखी कोशिकाएं कहा जाता है और बीच में है वो द्वितीय केंद्रक कहलाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह को समझाइए। 7वां प्रश्न, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच में ऊर्जा का प्रवाह। देखिए सबसे पहले इसमें आते हैं उत्पादक। ये उत्पादक क्या करेंगे, ऊर्जा का निर्माण करेंगे। सूर्य की जो सौर ऊर्जा है उसको काम में लेंगे और ऊर्जा का उत्पादन करेंगे। उत्पादक से ऊर्जा है वो कहाँ जाएगी, उपभोक्ता। उत्पादक से उपभोक्ता और उपभोक्ता से अपघटक तक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ऊर्जा जो सौर ऊर्जा है, सूर्य है, इससे ऊर्जा प्राप्त करेंगे उत्पादक, उत्पादक से ऊर्जा जाएगी उपभोक्ता तक, उपभोक्ता के अंदर फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और अंत में यह ऊर्जा है वो अपघटक तक जाती है। इसको हम कहेंगे पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच में ऊर्जा का प्रवाह। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। 8वां जो प्रश्न है वो है लेंस के आवर्धन की परिभाषा दीजिए। लेंस का आवर्धन, लेंस का जो आवर्धन है इसका सीधा सूत्र है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, बटा बिंब की ऊंचाई। इसे लेंस का आवर्धन कहा जाता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश, बिंब की ऊंचाई h। इसको हम v बटा u के रूप में भी लिख सकते हैं। v का मतलब है प्रतिबिंब की दूरी और u का मतलब है बिंब की दूरी। इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। अब ये 8वां जो प्रश्न है इसका पहला है, इसको 2 भागों में बांटा हुआ है। तो 8वें का जो दूसरा है उसका उत्तर है, देखिए प्रश्न है वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में प्रयुक्त गोलीय दर्पण का नाम लिखिए। वाहनों के अंदर जो बैक जो सीन देखना होता है उसके लिए जो दर्पण होता है उसका नाम, तो उसके लिए जो दर्पण होता है उसको हम कहते हैं उत्तल दर्पण। कौन से दर्पण को काम में लेते हैं, उत्तल दर्पण को काम में लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9। 9 का पहला,
पहला है विद्युत विभवांतर की परिभाषा दीजिए। तो विभवांतर किसे कहेंगे? विभवांतर जिसका मात्रक वोल्टेज होता है, परिभाषा होगी एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया जो कार्य होता है उसको विभवांतर कहा जाता है। इसका जो सेकंड है वो प्रश्न है जूल के तापन नियम पर आधारित किन्हीं दो युक्तियों के नाम लिखिए। जूल का जो तापन नियम है उसके ऊपर आधारित दो युक्तियां। इसका उदाहरण है हीटर। एक इसमें आ जाएगा हीटर, दूसरा इसमें आ जाएगा विद्युत इस्त्री। इसमें पानी गर्म करने की जो रोड होती है वो भी इसमें आ जाएगी। विद्युत जो टोस्टर है वो भी इसमें आ जाएगा। विद्युत केतली भी इसी का उदाहरण है। आपने इसमें से कोई भी दो लिखे हैं तो आपका प्रश्न सही है। प्रश्न संख्या 10 श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधकों के संयोजन के सूत्र को व्युत्पन्न कीजिए। मतलब 3 प्रतिरोध है जिनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो उसमें जो तुल्य प्रतिरोध वो ज्ञात करेंगे तो उसका सूत्र क्या होगा, उसका व्युत्पन्न करना है। देखिए 3 प्रतिरोध इस तरह से जुड़े हुए हैं, इस तरह से इनका एक परिपथ बना हुआ है। इनका तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए ये प्रतिरोध है R1, ये R2 और ये R3। अब ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर ये जो प्रतिरोध है इसके सिरों के बीच में विभवांतर अलग होगा जिसको हम V1 के रूप में लिखेंगे। ये जो दो सिरे हैं इनके बीच में विभवांतर अलग होगा, इनको हम V2 के रूप में लिखेंगे और इसको हम V3 के रूप में लिखेंगे, इस तरह से। अब विभवांतर अलग अलग है, प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, तो देखिए विभवांतर तो इनमें अलग अलग होगा, विभवांतर अलग अलग लेकिन धारा समान होती है, इनमें धारा समान होगी। तो देखिए अलग अलग विभवांतर है, कुल विभवांतर V बराबर V1, V2 और V3। ओम के नियमानुसार चूंकि V बराबर क्या होता है IR, तो कुल वोल्टेज IR बराबर V1 है, ये हो जाएगा IR1, V2 है ये हो जाएगा IR2, V3 है ये हो जाएगा IR3। अब ये IR बराबर I हमने ले लिया कॉमन, तो ये R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कट गया तो तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरह से तुल्य प्रतिरोध का व्युत्पन्न किया जाना था। यदि आपने इस तरह से किया है तो बिल्कुल जो ये प्रश्न है 2 नंबर का है, आपको पूरे 2 नंबर दिए जाएंगे। नेक्स्ट 11वां प्रश्न। अगला जो प्रश्न है उसमें दे रखा है घरेलू विद्युत परिपथों में सामान्यतः विद्युत साधितों को समांतर संयोजन में क्यों डालते हैं? देखिए समांतर क्रम में इसलिए डाला जाता है कि यदि इनको श्रेणी क्रम में लगा दिया जाए तो एक उपकरण यदि बीच में खराब हो जाएगा तो वो परिपथ बीच में से टूट जाएगा, आगे वाले सभी उपकरण बंद हो जाएंगे। नहीं तो इनको समांतर क्रम में रखा जाता है, तो हम यदि किसी को एक उपकरण को बंद करना चाहें तो समांतर क्रम में है, यदि स्विच बंद करेंगे तो वो एक उपकरण ही बंद होता है। और यदि एक उपकरण बीच में खराब हो जाए तो किसी भी प्रकार से विद्युत सप्लाई बाधित नहीं होती है। तो विद्युत सप्लाई बाधित नहीं हो इसके लिए इनको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है 12वां, इसको मैं शॉर्ट में लिख सकता हूं। विद्युत परिपथ
बाधित नहीं हो, बाधित न हो, इसके लिए ये सभी समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 12वें का पहला, फ्लेमिंग का वाम हस्त या बायां नियम लिखिए। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। वाम हस्त नियम का मतलब है बायां हाथ नियम। बायां हाथ नियम। देखिए इस नियम की यदि हम बात करें तो हाथ कौन सा है? बायां हाथ है। बायां हाथ को इस तरह से फैलाया जाता है कि उसमें तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा, ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। देखिए बायां हाथ, ये जैसे बायां हाथ है, अब इस बायां हाथ को इस तरह से फैलाना है कि इसकी ये तर्जनी, ये मध्यमा और अंगूठा ये एक दूसरे के लंबवत हो। इस तरह से ये इसके लंबवत है, ये इसके लंबवत है और ये इसके लंबवत है, इस तरह से फैलाना है। ये फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम या बायां हाथ का नियम कहलाता है। तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा, इनको इस तरह से फैलाना है कि ये सभी एक दूसरे के लंबवत रहे। अब यहाँ पर ये जो तर्जनी है, ये तर्जनी है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताए। तर्जनी किसकी दिशा बताए? चुंबकीय क्षेत्र या बी की दिशा बताए। और जो मध्यमा है ये इसमें प्रवाहित धारा की दिशा बताए। ये क्या बताए? प्रवाहित धारा की दिशा। तो अंगूठा उसके ऊपर आरोपित बल की दिशा बताता है। तो अंगूठा है वो, तो यह क्या करेगा? बल की दिशा बताता है। तो यह अंगूठा बल की दिशा बताता है। यही फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम कहलाता है। एक बात और समझ लो, बाएं हाथ को इस तरह से फैलाया जाता है कि तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा ये इस तरह से फैलाए कि एक दूसरे के लंबवत हों। अब ये जो तर्जनी है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताए, और जो ये मध्यमा है ये प्रवाही धारा की दिशा बताए। तो अंगूठा जो है उस चालक के ऊपर आरोपित बल की दिशा बताता है। ये फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम कहलाता है। 12वें का दूसरा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण को परिभाषित कीजिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण को परिभाषित कीजिए। तो देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मतलब है एक धारावाही कुंडली, उसके पास में यदि चुंबक को लाया जाता है, चुंबक में गति करवाई जाती है, तो उस कुंडली के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। चुंबक को पास में ले जाते हैं तो धारा की दिशा अलग होती है, दूर ले जाते हैं तो धारा की दिशा बदल जाती है। इसी को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। फैराडे नामक वैज्ञानिक ने यह प्रयोग किए थे। तो इसमें प्रेरित धारा के बारे में बताया जाता है। यह बताया गया कि यदि किसी कुंडली के पास में चुंबक को ले जाया जाता है, चुंबक की गति करवाई जाती है, तो उस कुंडली के अंदर विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। अगला प्रश्न 13वां जो प्रश्न उसमें दे रखा है, भर्जन तथा निस्तापन को परिभाषित कीजिए। भर्जन और निस्तापन दो प्रोसेस है। भर्जन का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा अयस्क, कैसा अयस्क? ऐसा अयस्क या सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो यह किस में बदल जाता है? ऑक्साइड में बदल जाता है। इस क्रिया को भर्जन कहा जाता है। निस्तापन में क्या होता है? निस्तापन में कार्बोनेट अयस्क होता है। कैसा होता है? कार्बोनेट अयस्क होता है और वायु की अनुपस्थिति में इसको गर्म किया जाता है तो यह
ऑक्साइड में बदलता है। इस क्रिया को निस्तापन कहा जाता है। देखिए भर्जन में क्या होगा, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो वह ऑक्साइड में बदलता है। निस्तापन में क्या होगा, कार्बोनेट अयस्क होता है जिसको वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है जिससे वह ऑक्साइड में बदलता है। इस क्रिया को निस्तापन कहा जाता है, या इसको भर्जन कहते हैं, इसको निस्तापन कहते हैं। निस्तापन का मतलब नी का मतलब नहीं, क्या इसमें वायु नहीं होती है, इसमें वायु होती है। ये सल्फाइड अयस्क होता है, यह कार्बोनेट अयस्क होता है, और दोनों ही किसमें बदलेंगे, ऑक्साइड में बदल देंगे। देखो इसमें भर्जन के लिए ZnS ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया तो क्या बढ़ गया, ZnO और SO2। ये सल्फाइड अयस्क है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया तो ऑक्साइड में बदल गया। दूसरा निस्तापन में क्या होगा, ये जिंक कार्बोनेट, इसको जब हम गर्म करते हैं तो देखो क्या होता है, ZnO और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। तो इस तरह से ये हो गया भर्जन और ये हो गया निस्तापन। संख्या 14 प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित अभिकर्मों के साथ एथेनॉल की रासायनिक अभिक्रियाओं के संतुलित समीकरण लिखिए। 14वां प्रश्न है और इसका पहला, एथेनॉल की रासायनिक अभिक्रिया समझानी है सोडियम के साथ। सोडियम के साथ एथेनॉल, देखिए C2H5OH, इसकी क्रिया किसके साथ होती है, सोडियम के साथ होती है। जब सोडियम के साथ इसकी अभिक्रिया होती है तो कौन से रासायनिक पदार्थ इससे बनने वाले हैं। तो देखिए इसमें जब यह अभिक्रिया होगी तो C2H5ONA और साथ में बन जाएगा हाइड्रोजन गैस। अब इसमें हमने इसको 2 से गुणा कर दिया, इसको 2 से गुणा कर दिया, तो इसको 2 से गुणा कर दिया, ये समीकरण हो गया संतुलित। तो जब इसकी सोडियम के साथ क्रिया की जाती है तो कौन सी गैस बाहर निकलती है, हाइड्रोजन। इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम एथॉक्साइड। क्या नाम हो जाएगा, सोडियम एथॉक्साइड। दूसरा इसका पार्ट 2 है, उसमें दे रखा है 443 केल्विन तापमान पर H2SO4 से क्रिया होती है। 443 केल्विन तापमान पर किससे क्रिया हो रही है, H2SO4 से। किसकी अभिक्रिया हो रही है, C2H5OH। तो देखो जब इस तरह से अभिक्रिया होगी 443 केल्विन तापमान पर H2SO4 से क्रिया होती है। तो देखो इस प्रकार जब क्रिया होती है तो इससे क्या होगा, निर्जलीकरण की क्रिया होगी। मतलब जल का एक जो अणु है वो बाहर निकल जाएगा और किसका निर्माण होगा, एथीन का निर्माण होता है। तो देखिए इस तरह से CH2 द्विबंध CH2 साथ में किसका निर्माण हो गया, जल का निर्माण हो गया। जल बाहर निकल गया इसलिए इसको निर्जलीकरण कहा जाता है। यह जो अभिक्रिया है इसको निर्जलीकरण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो जल है ये बाहर निकल गया, किसका निर्माण हो गया, एथीन, मतलब एल्कीन का निर्माण हो जाता है। निर्जलीकरण की क्रिया संपन्न होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 में साबुन की मिसेल संरचना को चित्रित कीजिए। साबुन जब मेल के साथ क्रिया करता है तो मिसेल बनाता है, मिसेल नामक संरचना बनाता है। तो देखिए उसमें जैसे मान लो मेल का अणु है, ये मेल का ये जो अणु है उसमें साबुन है वो मिसेल नामक संरचना बनता है। इस तरह से संरचना बनाता है।
मिसेल के अंदर, मिसेल की जब बात होती है तो उसके दो सिरे होते हैं। जो सिरा मेल से दूर की ओर होता है ये इसका शीर्ष भाग है या सिर भाग है, ये इसका पूंछ भाग है। शीर्ष भाग जो होता है ये जल रागी होता है, जल रागी होता है। पूंछ वाला सिरा होता है यह जल विरागी होता है, जल विरागी होता है। मतलब जो मैलीय पदार्थ है, जो तेल वाले पदार्थ है, जो तेल वाले पदार्थ होते हैं वो मैल होता है, तो पूंछ है वो मैल की ओर होगी, इसका शीर्ष भाग होगा वो बाहर की ओर पाया जाता है। तो इस तरह से संरचना बनती है जिसको मिसेल संरचना कहा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 16 नंबर, न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम। देखिए न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक ने एक अष्टक नियम दिया और इस नियम के अंदर यह है कि कोई भी तत्व है, तत्व का परमाणु अपने बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 रखने का प्रयास करता है। बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 8। तो देखिए बाहर का जो कोश है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। या फिर जो संगीत के 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पध नी, सा रे गा मा प ध नी। तो इसका मतलब ये होगा कि पहला जो तत्व है उसके गुणधर्म 8वें तत्व के परमाणु के गुणधर्म से समानता दर्शाते हैं। तो इसे भी न्यूलैंड का अष्टक नियम ही कहा जाता है। तो इस प्रकार देखिए 16 तक जो हमने प्रश्न किए है, यदि आपने इस तरह से कॉपी में लिखा है, इस तरह से यदि आपने काम किया है तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। कोई भी या किसी भी प्रश्न के अंदर नंबर कटने के चांसेस नहीं है। अब जो हमने पेपर भी सॉल्व किया है, इस आधार पर आप खुद का सेल्फ आंकलन कर सकते हैं कि मैंने कौन सा प्रश्न गलत किया है और कौन सा प्रश्न मेरा सही हुआ है। तो उस आधार पर आप सेल्फ जो आंकलन है, सेल्फ मार्किंग कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या 17, अंडाशय से स्त्रवित हार्मोन का नाम तथा 2 कार्य लिखिए। अंडाशय से स्त्रवित हार्मोन, अंडाशय से स्त्रवित हार्मोन, अंडाशय से स्त्रवित जो हार्मोन है उसका नाम क्या है? एस्ट्रोजन। हार्मोन का नाम क्या है? एस्ट्रोजन। अंडाशय से स्त्रवित हार्मोन का नाम क्या है? एस्ट्रोजन। बहुत ही शानदार सवाल है। एस्ट्रोजन हार्मोन मादा के अंडाशय से स्त्रवित होता है। अब इसके कार्य, एस्ट्रोजन के कार्य क्या है? मादा के अंदर जो मादा युग्मक है अंडाणु, उसका निर्माण करना। तो एक कार्य हो गया अंडाणु का निर्माण। दूसरा जो मादा है उसके अंदर मादा के जो जनन अंग है, मादा के जो जनन अंग है उनका क्या करना? विकास करना। इसके अलावा मादा के अंदर जो इम्पोर्टेंट जो घटना होती है वो है मासिक धर्म। मासिक धर्म का नियमन करना। यह भी कौन से हार्मोन का कार्य है? एस्ट्रोजन हार्मोन का कार्य है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 18, समजात और समरूप अंग। समजात अंग और दूसरे आते हैं समरूप अंग। समजात और समरूप, समरूप को समवृत्ति भी कहा जाता है। समजात अंग और समवृत्ति अंग। देखिए समवृत्ति का मतलब है समान कार्य, तो इसमें समान क्या है? कार्य। जबकि इसकी जो उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति असमान होती है। इसका उल्टा यहाँ पर है, समजात अंग वे अंग जिनकी उत्पत्ति समान होती है, उत्पत्ति समान
और कार्य अलग अलग होते हैं। ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति समान होती है लेकिन कार्य अलग अलग होता है वो सभी अंग समजात अंग कहलाते हैं। और ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति असमान होती है, उत्पत्ति अलग अलग होती है लेकिन कार्य समान होता है, उनको समवर्ती या समरूप अंग कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 है, इसका पहला, तारे टिमटिमाते क्यों प्रतीत होते हैं, समझाइए। तो तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। देखो क्यों होता है। तारों से जब प्रकाश पृथ्वी के ऊपर आएगा तो यह प्रकाश जब पृथ्वी के ऊपर आएगा तो वायुमंडल के अंदर विभिन्न प्रकार की परतें पाई जाती है। उस समय उनका प्रकाश अपवर्तन के कारण बार बार दिशा को क्या करेगा? चेंज करेगा। इसलिए एक बार हमें तारा यहाँ दिखेगा, फिर वायुमंडलीय दशा चेंज हो गई, फिर इधर दिखेगा, फिर इधर दिखेगा, फिर इधर दिखेगा, फिर इधर दिखेगा, फिर इधर दिखेगा। इसी क्रिया को हम कहते हैं तारों का टिमटिमाना। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। इसका दूसरा दे रखा है, खतरे के चिन्ह लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं? खतरे के जो चिन्ह होते हैं वो रेड या लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं? इसका सीधा आप ध्यान रखना, लाल रंग का जो लैम्बडा होता है वो लैम्बडा मैक्सिमम होता है। लाल रंग का लैम्बडा जो है वो अधिकतम होता है। लैम्बडा का मतलब क्या होगा? लैम्बडा का मतलब है उसका तरंग दैर्ध्य है वो अधिकतम होता है। जब इसका तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है तो इसका प्रकीर्णन बहुत कम हो जाता है। प्रकीर्णन कम होता है। लाल रंग का जो प्रकाश है, लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है और तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण इस रंग का प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है। इस कारण खतरे के चिन्ह लाल रंग के बनाए जाते हैं। प्रकीर्णन कम होने से क्या फायदा होगा? प्रकीर्णन कम होगा तो ये कलर फैलेगा नहीं, ये रंग फैलता नहीं है, इसलिए हमें लाल रंग स्पष्ट दिखाई देता है। इसलिए खतरे के चिन्ह लाल रंग के बनाए जाते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न संख्या 20। प्रत्येक अभिक्रिया उदाहरण देकर समझाइए। पहली अभिक्रिया है नंबर 1, संयोजन अभिक्रिया। अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा? दो छोटे छोटे पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करेंगे, इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण है जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण कर दिया? कार्बन डाइऑक्साइड का। इसको क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। दूसरा है इसका विपरीत वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब क्या होगा? वियोजन का मतलब होता है टूटना। इसमें एक बड़ा पदार्थ है वो टूटेगा और दो छोटे पदार्थों का निर्माण करेगा, इसको वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। उदाहरण के लिए H2O और टूटकर किसका निर्माण कर दिया? टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण कर दिया। अब इसको क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया कहा जाएगा। इसके बाद देखिए 21वां प्रश्न संख्या 21, वायवीय श्वसन को परिभाषित कीजिए। इसके 3 भाग है। पहला भाग है वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन का मतलब है ऐसा श्वसन जो वायु की उपस्थिति में होता है। ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वायवीय श्वसन कहलाता है। देखिए बोर्ड परीक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। बोर्ड परीक्षा के अंदर जितना पूछा जाता है उतना ही आपको जवाब देना होता है। यहाँ पर डेढ़ होशियार बढ़ने की जरूरत नहीं होती है। हम मतलब जैसे वायवीय श्वसन पूछा है तो हम वायवीय अवायवीय सब लिख रहे हैं, नहीं, एक्स्ट्रा कुछ लिखोगे नंबर कटने के चांसेस रहते हैं। जितना पूछा गया है उतना ही लिखना होता है। तो वायवीय श्वसन किसे कहेंगे? ऐसा श्वसन जो वायु की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसका दूसरा जो भाग है वो है
मानव श्वसन तंत्र के वायु मार्ग को समझाइए। वायु मार्ग, देखिए सबसे पहले वायु नासा द्वार से प्रवेश करेगी, नासा द्वार से वायु नासा गुहा में जाएगी, नासा गुहा के बाद में यह नासा ग्रसनी में जाती है, नासा ग्रसनी के बाद में यह कंठ में जाती है, कंठ के बाद में यह श्वास नली में, श्वास नली के बाद में यह श्वसनी में जाती है, श्वसनी के बाद में वायु श्वसनिका में जाएगी और श्वसनिका के बाद में श्वसनिकाएं, उसमें वायु जाएगी और अंत में यह जो वायु है वो वायु कोश में जाती है। और वायु कोश के बाद में गैसों का क्या होता है? आदान प्रदान। वायु कोश में गैसों का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान का मतलब है ऑक्सीजन वायु कोश से ऊतकों में जाएगी, ऊतकों के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वायु कोश में आती है। फिर ये वायु कोश से श्वसनिका, श्वसनिका, श्वास नली, कंठ, नासाग्रसनी, नासागुहा, नासा द्वार से बाहर आ जाती है। और इसका तीसरा इसका पार्ट है मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। मानव श्वसन तंत्र के नामांकित चित्र की बात करते हैं तो सबसे पहले ये नासा द्वार है, नासा गुहा है, नासा ग्रसनी है, उसके बाद में कंठ है, फिर श्वास नली है, फिर दो श्वसनी है बाईं और दाईं, फिर है वो दो फेफड़े बन जाएंगे, फेफड़ों के अंदर वायु कूपिका आदि ये सब चीज़ें पाई जाती है। तो आप आराम से चित्र बना सकते हैं। इसके अथवा में जो प्रश्न है वो दे रखा है, पाचन को परिभाषित कीजिए। पाचन किसे कहेंगे? हम जो भी भोज्य पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उनका पाचन योग्य सरल पदार्थों में तोड़ा जाना पाचन कहलाता है। मतलब ऐसे पदार्थ, हमने तो जैसे बाजरे की रोटी खाई है, तो बाजरे की रोटी खाने के बाद में उस बाजरे की रोटी का इस तरह से टुकड़े होते हैं, इस तरह से उसको तोड़ा जाता है कि उसका आसानी से अवशोषण किया जा सके। तो यह जो क्रिया, जिस क्रिया के द्वारा भोजन को अवशोषण योग्य छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाता है, टुकड़ों में बांटा जाता है, इसी को पाचन कहते हैं। भोजन के पाचन में अग्नाशय रस की भूमिका लिखिए। देखिए अग्नाशय रस अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रस होता है जिसके द्वारा भोजन का जो पाचन है वो किया जाता है। अग्नाशय रस छोटी आंत का जो पहला पार्ट है, ग्रहणी भाग, उसके अंदर आकर इस भोजन के साथ में मिल जाता है और अग्नाशय के अंदर विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम्स पाए जाते हैं, प्रोटीन का पाचन करने वाले 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, वो प्रोटीन का पाचन करते हैं। और वसा का पाचन करने वाले एंजाइम पाए जाते हैं, तो वसा का पाचन करते हैं। और जो न्यूक्लिक अम्ल है, जो प्रोटीन है, इन सब का पाचन करने वाले एंजाइम अग्नाशय रस के अंदर पाए जाते हैं। अग्नाशय रस और जो यकृत है उससे पित्तरस दोनों साथ के साथ छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में आते हैं। जो पित्तरस है वो वसा का पायसीकरण करता है ताकि अग्नाशय रस उसके ऊपर क्रिया कर सके, एक्शन ले सके। थर्ड इसका जो पार्ट है, मानव के पाचन तंत्र की संरचना का चित्र बनाइए। देखिए मानव के पाचन तंत्र की बात करते हैं। सबसे पहले भोजन को ग्रहण करने के लिए मुख पाया जाता है, मुंह होता है, फिर मुख गुहा आती है, फिर मुख ग्रसनी आ जाती है। मुख ग्रसनी के बाद में जो ग्रसिका वाला भाग है वो शुरू हो जाता है। मुख ग्रसनी वाले भाग के अंदर एपिग्लोटिस पाया जाता है जो कि भोजन नली में ही जाए इसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। मतलब जो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं वो श्वास नली के अंदर नहीं जाए या श्वास नली में जाने से रोकने के लिए एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन पाया जाता है। फिर ग्रसिका वाले भाग से भोजन चला गया आमाशय के अंदर। आमाशय जे आकार की संरचना होती है, उसमें भोजन 3-4 घंटे के लिए रहता है। उसमें जठरस कार्य करता है जिसको जठराग्नि कहा जाता है। फिर छोटी आंत होती है, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। तीनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रहणी वाला भाग होता है, ड्यूडेनम वाला भाग होता है जिसके अंदर पूरी तरीके से भोजन का पाचन होता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट वाले भाग है उसमें भोजन का अवशोषण होता है और उसके बाद भोजन है वो बड़ी आंत के अंदर जाता है। बड़ी आंत के अंदर जो भोजन है उसमें जल का अवशोषण होता है, औषधियों का अवशोषण हो जाता है। अवशोषण के बाद में बड़ी आंत में अवशोषण के बाद में जो पदार्थ बचता है वो अवशोषण योग्य नहीं होता है या अवशोषित नहीं हो पाता है, अब उसको मल कहा जाता है।
मल है वो मल द्वार के अंदर इकट्ठा हो जाता है और समय समय पर आवश्यकता अनुसार जरूरत के हिसाब से मल को मल द्वार या गुदा से बाहर त्याग दिया जाता है। तो ये इतने सभी प्रकार के अंग है वो पाचन तंत्र के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 और इसका पहला, एक अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना दर्शाने का किरण चित्र बनाइए जबकि एक बिंब उसके फोकस दूरी पर स्थित हो। देखिए एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण ये इस तरह से अवतल दर्पण का मतलब है कि जो परावर्तित सतह होती है वो अंदर की ओर होती है। तो ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का ये मुख्य फोकस है। यहाँ पर यदि किसी वस्तु को रखा जाता है, जैसे मान लो इस तरह से इस वस्तु को यहाँ पर रखा गया है, तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा। तो देखिए इस भाग से मुख्य फोकस से जो प्रकाश किरण इस अवतल दर्पण से टकराती है, ये वापस जो ये मुख्य फोकस है इसी से होकर किरण जाती है और एक किरण यहाँ से ये इधर जाएगी और वापस इसी दिशा में पुनः लौट जाती है। ये प्रकाश की जो किरणें हैं दोनों ये अनंत पर मिलती है। तो इसका जो प्रतिबिंब होता है वो कहाँ पर बनता है, अनंत पर बनता है। यह इस तरह का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, लेकिन बनेगा वास्तविक और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे होते हैं। अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा और बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट इसमें दे रखा है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 22 का दूसरा, गोलीय दर्पण है उसकी वक्रता त्रिज्या r बराबर 14 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, f। तो देखो जब वक्रता त्रिज्या दे रखी है, फोकस दूरी ज्ञात करनी है, तो देखो f बराबर r/2 ये सूत्र होता है। तो f बराबर कितना हो जाएगा, 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर इसका उत्तर है। अब इसमें इसके अथवा में प्रश्न दे रखा है, अथवा में या और लिख दिया मैंने, एक उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना दर्शाने का किरण चित्र बनाइए जबकि बिंब f1 और 2f1 के मध्य रखा गया है। देखो ये उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस के अंदर ये f1 है, दो गोले होते हैं लेंस के अंदर, तो मुख्य फोकस भी दो होते हैं। ये f1 ये 2f1 की डबल दूरी है, तो ये 2f2 है। देखो इसमें वस्तु को कहाँ रखा गया है, वस्तु को रखा गया है f तथा 2f1 के मध्य। ये f है और ये 2f1, इन दोनों के बीच में वस्तु को यहाँ पर रखा गया है। तो इससे जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा। तो देखो लेंस अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करते हैं। जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो मुख्य फोकस से जाएगी और जो मुख्य फोकस से जाती है वो बाद में समानांतर हो जाती है। तो देखो ये प्रकाश की किरण जैसे मुख्य फोकस से जा रही है, ये मुख्य फोकस से जाएगी, तो ये इसके बाद में क्या होगा, समांतर हो जाएगी। जब ये समांतर हो जाएगी तो ये यहाँ पर मिलेगी। जब ये यहाँ पर मिलेगी तो देखो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा, ये f2 है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा f2 और 2f2 के बीच, f2 और 2f2 के बीच बनता है। और कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। तो इस तरह से जब उत्तल लेंस से प्रतिबिंब के बारे में बात करते हैं, वस्तु को f1 और 2f1 के बीच में रखा जाता है, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो f2 और 2f2 के बीच में बनता है, वास्तव में बनता है और उल्टा बनता है। नेक्स्ट दे रखा है एक लेंस की क्षमता
लेंस है उसकी क्षमता दे रखी है 2.5 डायप्टर, तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर फोकस दूरी देखिए, लेंस की क्षमता सूत्र है हमारे पास, लेंस की क्षमता बराबर 1/f। अब यहाँ पर f का मान ज्ञात करना है, तो देखिए हमारे पास क्षमता दे रखी है, f का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर f बराबर 1/ क्षमता आ जाएगी, तो 1/2.5, दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 10। अब देखो 10/25, तो यहाँ पर भाग देंगे तो 0.4 मीटर, ये क्या हो जाएगी, फोकस दूरी 0.4 मीटर इस लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी। तो ये जो है, ये तो उत्तर है अथवा का, ये पहला है और ये अथवा का दूसरा है। तो इस तरह से ये 22वां प्रश्न हो गया, ये अथवा में है, तो मैंने आपको दोनों प्रश्न करवा दिए। आपने चाहे ये प्रश्न किया इस तरह से तो आपका सही है, ये किया है तो भी सही है। 23वां जो प्रश्न है इसका दूसरा, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यौगिक का श्वेत अवक्षेप बनता है। तो यहाँ पर जो ए है वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद है, यदि इसमें अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाए तो एक जल में विलेयशील पदार्थ बी बनता है। तो यहाँ पर जो बी बनेगा ये होगा कैल्शियम हाइड्रोजन, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये दोनों इसके उत्तर है। इसके अथवा की बात करते हैं। देखो 23वें का अथवा में प्रश्न दे रखा है, पहला शुद्ध जल का पीएच, तो शुद्ध जल का पीएच बराबर कितना होगा, 7। और दे रखा है सोडियम कार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से यौगिक ए बनता है और ए को सादा नमक भी कहते हैं। तो ए क्या हो जाएगा, NaCl। फिर इसमें दे रखा है ए के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसका NaCl का जो जलीय विलयन है, इसमें जब विद्युत प्रवाहित की जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ए का नाम तथा निहित रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो देखिए इसमें ए तो आ गया NaCl। अब NaCl का जो जलीय विलयन है, NaCl और इसका जो जलीय विलयन, इससे या इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एक तो बन जाएगा NaOH, दूसरा क्लोरीन और साथ में हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह से इसको क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो इस तरह से इनका निर्माण हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार हमने आज के इस वीडियो के अंदर आपका जो माध्यमिक परीक्षा का विज्ञान का जो पेपर हुआ है उसको सॉल्व करने का प्रयास किया। अब आपने जो पेपर किया है, ये जो सॉल्व पेपर है, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी मार्किंग कर सकते हैं और आप ये पता लगा सकते हैं कि मेरे विज्ञान विषय में कितने अंक आने वाले हैं। और उसके बाद में शतरंक भी आपके विद्यालय से गए हैं तो वो शतरंक 20 के जाते हैं। तो 20 में से मान लो 18-19 नंबर भी आए हैं, तो आप उसमें जोड़कर आप इस विषय की जो रैंकिंग है, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न जो भी है, आप उसकी जानकारी भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो के अंदर इस प्रश्न को अच्छे से समझने का प्रयास किया, सॉल्व करने का प्रयास किया। इसके बारे में आपका कोई सुझाव हो, आपको इसके बारे में कुछ कहना हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखें ताकि उसका भी निस्तारण किया जा सके। इस प्रकार आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।